हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का 6th अध्याय हमारा मानव स्मृति। आज हम करते हैं इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि अनकोडिंग, स्टोरेज एंड जो है रिट्रीवल शब्द का क्या अर्थ है। इसका मतलब है आपकी बुक में दे रखा है कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कूट संकेतन। कूट संकेतन क्या होता है। यह पहला चरण है जो एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सूचना को पहली बार रिकॉर्ड या पंजीकृत किया जाता है ताकि यह हमारी मेमोरी सिस्टम द्वारा उपयोग करने योग्य हो जाए। यानी कि कूट संकेतन में क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई सूचना आती है तो पहले हमारे जो है रिकॉर्ड या पंजी, हमारे जो मस्तिष्क में वो सूचनाएं जो है वो रिकॉर्ड या पंजीकृत हो जाती है, मेमोरी सिस्टम जो है इसका उपयोग करने योग्य हो जाए। ओके, सेकंड होती है स्टोरेज यानी कि भंडारण। सेकंड में क्या होता है, यह मेमोरी का दूसरा चरण है। जो सूचना अनकोड की जाती है उसे भी स्टोर किया जाना चाहिए ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। इसीलिए स्टोरेज उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से सूचना एक निश्चित अवधि तक बनाए रखा जाता है। यानी कि भंडारण का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह हमारे मस्तिष्क में एक निश्चित अवधि तक जो है वो बनी रहती है। थर्ड हम बात कर लेते हैं पुनरुद्धार की। यह जो है तृतीय चरण होता है। इसमें क्या होता है, सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो। रिट्रीवल का अर्थ है संग्रहित सूचना को उसकी जागरूकता में लाना ताकि उसका उपयोग समस्या समाधान का निर्माण करने के लिए जैसे विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों को करने योग्य किया जा सके। यानी कि पुनरुद्धार में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी सूचना को पंजीकृत कर लेता है, मस्तिष्क में उसका भंडारण कर लेता है, जब उसे जरूरत पड़ती है किसी समस्या का समाधान करने की, उस सूचना को बाहर निकालने की, तब जो है वो पुनरुद्धार जो है अपना कार्य करता है। तो जो है वो उसके मस्तिष्क में प्राप्त सूचनाओं का सही उपयोग करके वह समस्या का समाधान कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं क्या पूछा गया है। संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति प्रणालियों के माध्यम से सूचना को कैसे संसाधित किया जाता है। ओके, तो देख लेते हैं। स्टेज मॉडल के अनुसार 3 मेमोरी सिस्टम है। सबसे पहले है हमारा संवेदी मेमोरी, अल्पकालिक मेमोरी और दीर्घकालिक मेमोरी। ओके, संवेदी मेमोरी में क्या होता है, आने वाली जानकारी सबसे पहले जो है संवेदी मेमोरी में प्रवेश करती है। यानी कि सबसे पहले कोई भी सूचना जो है हमारी संवेदी मेमोरी में प्रवेश करती है। संवेदी मेमोरी की क्षमता बहुत बड़ी होती है, हालांकि यह बहुत कम अवधि की होती है। मेमोरी क्षमता तो बहुत बड़ी होती है, हालांकि यह बहुत कम अवधि तक ही बनी रहती है, कुछ ही सेकंडों तक या इससे भी कम। ओके, यह एक मेमोरी सिस्टम है जो उचित सटीकता के साथ प्रत्येक इंद्रिय से जानकारी दर्ज करता है। अक्सर इस सिस्टम को संवेदी मेमोरी या रजिस्टर्ड के रूप में जो है संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि सभी इंद्रियों से जानकारी उत्तेजना की सटीक प्रतिकृति के रूप में यहाँ दर्ज की जाती है। ओके, तो संवेदी मेमोरी में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी सूचना जो है हमारी संवेदी मेमोरी में प्रवेश करती है। इसकी क्षमता तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी जो है संवेदी सूचना को स्टोर करने की अवधि जो होती है वो बहुत ही कम होती है, 1 सेकंड से भी कम की मानी गई है।
ओके, तो ये सब है इसमें। एंड सेकंड हम देख लेते हैं कौन सी मेमोरी है। सेकंड है हमारे पास अल्पकालिक मेमोरी। इसमें क्या होता है, जिस जानकारी पर ध्यान दिया जाता है उसे अल्पकालिक मेमोरी कहते हैं। एसटीएम के नाम से भी जो है इसे जाना जा सकता है। मानक दूसरी मेमोरी स्टोर में प्रवेश करती है जो थोड़े समय के लिए, आमतौर पर 30 सेकंड या उससे कम के लिए होती है, थोड़ी मात्रा में जानकारी रखती है। एटकिंसन और शिफ्रिन का प्रस्ताव है कि एसटीएम में जानकारी मुख्य रूप से जो है ध्वनिक रूप से इनकोड की जाती है, यानी ध्वनि के संदर्भ में, और जब एक लगातार अभ्यास नहीं किया जाता है यह 30 सेकंड से भी कम समय में एसटीएम में खो जाती है। ध्यान दें कि एसटीएम नाजुक है, इसीलिए संवेदी रजिस्टर जितना नाजुक नहीं है। यहाँ सूचना 1 सेकंड से भी कम में स्वचालित रूप से नष्ट हो जाती है। वही सेकंड है हमारी जो है अल्पकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है कि जो है कोई भी सूचना थोड़े समय के लिए जो है थोड़ी मात्रा में जानकारियों को रख पाती है। ओके, थर्ड हम बात कर लेते हैं दीर्घकालिक स्मृति की। इसमें क्या होता है, दीर्घकालिक स्मृति में एसटीएम की क्षमता और ध्वनि सीमाओं से बचने वाली सामग्री, अतः दीर्घकालिक स्मृति जिसे जो है एलटीएम के रूप में भी संक्षिप्त किया जा सकता है, में प्रवेश करती है जिसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि दीर्घकालिक स्मृति एक ऐसे मेमोरी कार्ड को माना गया है जिसमें हमारी कोई भी सूचना जो है वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखी जा सकती है। ओके, यह सभी सूचनाओं का एक स्थायी भंडार है जो हाल ही में हो सकता है, जैसा कि आपने कल नाश्ते में क्या खाया, आपने जो है आप क्या खाया, आपने अपना छठा जन्मदिन कैसे बनाया। यह दिखाया गया है कि एक बार कोई भी जानकारी दीर्घकालिक स्मृति भंडार में प्रवेश कर जाती है तो इसे कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि यह शब्दार्थ रूप से अनकोड हो जाती है, यानी किसी भी सूचना के अर्थ के संदर्भ में। यानी कि सबसे शक्तिशाली हमारी मेमोरी कौन सी हुई, दीर्घकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है, कोई भी सूचना जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है हम इसे याद करके हमारे मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है, रख रखाव अभ्यास और विस्तृत अभ्यास के लिए विभिन्न स्तर क्या हो सकते हैं। और रख रखाव अभ्यास आपकी बुक में है, ये अनुरक्षण अभ्यास या विस्तृत अभ्यास से किस प्रकार भिन्न है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या बताया गया है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो केवल दोहराव के माध्यम से जानकारी को बनाए रखता है। यानी कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार दोहराता है किसी चीज़ को, अभ्यास किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो यह काम में लाया जाता है। और जब ऐसे दोहराव बंद हो जाते हैं तो जानकारी खो जाती है। उन्हें मौन या मुखर दोहराव के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। ओके, सेकंड है हमारा विस्तृत अभ्यास। इसमें क्या होता है, ये अभ्यास रखने योग्य जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, मानवता शब्द का अर्थ याद रखने का कार्य आसान होगा यदि जो है करुणा, सत्य, परोपकार जैसी अवधारणाओं का अर्थ पहले से ही मौजूद हो। नई जानकारी के इर्द गिर्द आप जितने जुड़ाव बना सकते हैं, यह इसकी स्थायित्व को निर्धारित करेगा। विस्तृत अभ्यास में व्यक्ति जानकारियों को उसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न जुड़ावों के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयास करता है।
इसमें आने वाली जानकारी को यथासंभव कई तरीकों से जो है व्यवस्थित करना शामिल है। यानी कि विस्तृत अभ्यास में हमें क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए जो है मानवता शब्द का अर्थ इन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मानवता शब्द का अर्थ हम याद रखने के लिए हमें आसानी हो यदि हम करुणा, सत्य, परोपकार, यानी कि ये सारी क्वालिटी किस में पाई जाती है? एक मानव में। ओके, तब जो है ऐसे एक दूसरे को इंटरमिक्स करके जब हम किसी चीज़ को जो है वो याद करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो वो आसान हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है कि घोषणात्मक और प्रतिक्रियात्मक यादों के बीच क्या अंतर है, बताइए। तो हमारी घोषणात्मक यादें क्या होती हैं और जो है प्रक्रियात्मक यादें क्या होती है वो हम जानते हैं। घोषणात्मक यादों में आता है हमारे तथ्य, नामों, तिथियों से संबंधित सभी जानकारी, जैसे कि रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। यानी कि घोषणा हो चुकी है उनकी, सबको पता है कि रिक्शा के 3 पहिए ही होते हैं। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। मेंढक जो है एक उभयचर प्राणी है, यानी कि हम बार बार सुन रहे हैं इन चीज़ों को, घोषणा हो चुकी है, सब जानते हैं व्यक्ति की। हाँ, कोई तथ्य हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई तिथियां होगी स्पेशल, वो सब होती है हमारी घोषणात्मक यादें, जो कि व्यक्ति बार बार सुनता है, उसे जो है अच्छे तरीके से याद कर लेता है, वो भूलता नहीं है कभी भी। ओके, या आप और आपके मित्र का नाम जो है घोषणात्मक स्मृति का हिस्सा है। घोषणात्मक स्मृति में रखे गए तथ्य मौखिक वर्णन के लिए उपयुक्त होते हैं। ओके, और सेकंड हम बात कर लेते हैं इसमें जो है प्रक्रियात्मक यादें। दूसरी ओर क्या होती है प्रक्रियात्मक स्मृति? विभिन्न कार्यों और कौशलों को पूरा करने की प्रक्रियाओं से संबंधित यादों को संग्रहित करती है। उदाहरण के लिए साइकिल कैसे चलाएं, चाय कैसे बनाएं, बास्केटबॉल कैसे खेलें। प्रक्रियात्मक स्मृति की सामग्री को आसानी से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि दूसरी ओर हमारी होती है प्रक्रियात्मक स्मृति। इसमें क्या होता है विभिन्न कार्यों और कौशलों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं से संबंधित यादों को संग्रहित किया जाता है। यानी कि हमें किसी भी कौशल को सीखना है या कोई कार्य करना है तो हम उसके बारे में जानेंगे, या तो देख के या किसी से सीख के, कि साइकिल कैसे चलाएं। दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं कैसे चला रहा है, उससे सीख सकते हैं चाय कैसे बनाए, वो सब पर प्रक्रियात्मक, यानी कि कोई भी क्रिया करके, कोई प्रक्रिया को देख के करके हम जो है ये हमारी जितनी भी यादें वगैरह होती है वो होती है हमारी शामिल है प्रक्रियात्मक यादों में। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है दीर्घकालिक स्मृति में पदानुक्रमिक संगठन का वर्णन करें। तो इसमें क्या है, इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए लोगों को कितना समय लगता है, इसके आधार पर दीर्घकालिक स्मृति में संगठन की प्रकृति का अनुमान लगाया गया है। तो क्या बताया गया है इसमें, दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान के प्रतिनिधित्व की सबसे महत्वपूर्ण इकाई एक अवधारणा है। अवधारणाएं वस्तुओं और घटनाओं के लिए मानसिक श्रेणियां हैं जो एक या एक से अधिक तरीकों से एक दूसरे के समान है। अवधारणाएं स्कीमा से भी व्यवस्थित हो सकती हैं। वे मानसिक ढांचे हैं जो दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान और धारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 1969 में एलन कॉलिंस और रॉस क्विलियंस ने एक ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान पदानुक्रम से व्यवस्थित होता है। यानी कि दीर्घकालिक स्मृति में जो है पदानुक्रम व्यवस्थित होता है, यानी कि पद के अनुसार आगे जो है वो बढ़ता रहता है।
और एक नेटवर्क संरचना को बनाता है। फिर क्या होता है इसमें, इस संरचना के तत्वों को जो है नोड्स कहा जाता है। नोड्स अवधारणा, जबकि नोड्स के बीच कनेक्शन लेबल वाले रिश्ते हैं जो श्रेणी सदस्यता या अवधारणा विशेषताओं को इंगित करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है हमसे कि भूलना क्यों होता है, और आपकी बुक में है ये विस्मरण क्यों होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। भूलना एक निश्चित समय अवधि में संग्रहित जानकारी के खोने को संदर्भित करता है। यानी कि भूलना क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी सूचना को एक निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर किसी ज्ञान को, सूचना को भूल जाता है, उसके मस्तिष्क से जो है वो चीज़ें निकल जाती है, उसे कहते हैं भूलना। किसी सामग्री को सीख लेने के बाद उसकी स्मृति में तीव्र गिरावट आती है और फिर वह गिरावट धीरे धीरे होती है। ओके, भूलने को त्रैश्रय या हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने वाले परिणाम के रूप में समझा गया है। यह पुनर्प्राप्ति के समय उचित संकेतों की अनुपस्थिति के कारण भी हो सकता है। ओके, तो भूलना कब होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति, और भूलने का एक मेन रीज़न ये भी होता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सूचना को, किसी कार्य को अभ्यास नहीं करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो कुछ समय के बाद जो है उसकी स्मृति से वो यादें, वो बातें जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। ओके, तो इस प्रकार जो है वो भूल जाता है किसी भी चीज़ को। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है, पुनर्प्राप्ति से संबंधित भूलना हस्तक्षेप के कारण भूलने से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि एक तो हो गया हमारा पुनर्प्राप्ति विफलता के कारण भूलना, और दूसरा है हमारा हस्तक्षेप के कारण भूलना। तो देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। भूलना न केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि समय के साथ स्मृति के निशान क्षय हो गए हैं, जैसा कि अनुप्रयोग सिद्धांत द्वारा सुझाया गया है, या क्योंकि संग्रहित संघों के स्वतंत्र सेट याद करने के समय प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि हस्तक्षेप सिद्धांत द्वारा सुझाया गया है, बल्कि इसीलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि याद करने के समय या तो पुनर्प्राप्ति संकेत अनुपस्थिति या वे जो है अनुपयुक्त हैं। पुनर्प्राप्ति संकेत सहायक होते हैं जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को पुनर्प्राप्ति करने में हमारी सहायता करते हैं। इस दृष्टिकोण को जो है टुलविंग्स और उसके सहयोगियों ने आगे बढ़ाया है, जिन्होंने यह दिखाने के लिए कई प्रयास किए कि स्मृति की सामग्री या तो पुनर्प्राप्ति संकेतों को अनुपस्थित या अनुपयुक्तता के कारण जो है अपर्याय हो सकती है, जो याद करने के समय उपलब्ध नियोजित होते हैं। ओके, उसके बाद जो है हस्तक्षेप के कारण भूलना। इसमें क्या बताया गया है, हस्तक्षेप सिद्धांत को सुझाव देता है कि भूलना स्मृति भंडारण में मौजूद विभिन्न सूचनाओं के बीच हस्तक्षेप करने के कारण होता है। यह सिद्धांत मानता है कि सीखने और याद रखने की वस्तुओं के बीच संबंध बनाना शामिल है, और एक बार हासिल होने के बाद यह संबंध स्मृति में बरकरार रहते हैं। लोग ऐसे कई संबंध प्राप्त करते रहते हैं, और इसमें से प्रत्येक बिना किसी आपसी संघर्ष के स्वतंत्र रूप से रखता है। हालांकि हस्तक्षेप पुनः प्राप्ति के समय होता है, जब वे विभिन्न संबंध पुनर्प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या पूछा गया है, 8th क्वेश्चन है हमारा
हमारे पास यह कहने के लिए क्या सबूत है कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है? तो देख लेते हैं। वोर्टलेट के अनुसार स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। वोर्टलेट ने बताया है किस तरीके से इन्होंने ये कहा है कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है, वो हम जान लेते हैं। पाठ्य सामग्री, लोक कथाएं, दंत कथाएं आदि जैसे सार्थक सामग्रियों का उपयोग करते हुए वोर्टलेट ने यह समझाने का प्रयास किया है कि विशिष्ट स्मृति की सामग्री किसी व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्यों, प्रेरणा, वरीयताओं और विभिन्न अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से किस तरह प्रभावित होती है। उन्होंने सरल प्रयोग किए जिसमें ऐसी उत्तेजक सामग्रियों को पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया और फिर उसके प्रयोग के प्रतिभागियों ने जो पढ़ा उसे याद किया। वोर्टलेट ने क्रमिक जो है पुनरुत्पादन की विधि का उपयोग किया जिसमें उसके प्रयोगों के प्रतिभागियों ने अलग अलग समय अंतराल पर बार बार स्मृति सामग्री को याद किया। सीखी गई सामग्री के क्रमिक जो है पुनरुत्पादन में लगे रहने के दौरान उसके प्रतिभागियों ने कई तरह की गलतियां की जिन्हें वोर्टलेट ने जो है स्मृति निर्माण की प्रक्रिया को समझाने में उपयोगी माना। उसके प्रतिभागियों ने उन्हें अपने ज्ञान के साथ अधिक सुसंगत बनाने के लिए पाठों में बदलाव किया, अनावश्यक विवरणों को अनदेखा किया, मुख्य विषय को विस्तृत किया और सामग्री को अधिक सुसंगत और जो है तर्कसंगत दिखाने के लिए जो है रूपांतरित किया। ऐसे निष्कर्षों को समझने के लिए वोर्टलेट ने स्कीमा शब्द का उपयोग किया जो उसके अनुसार पिछले प्रतिक्रियाओं और पिछले अनुभवों का एक सक्रिय संगठन था। स्कीमा पिछले अनुभवों और ज्ञान के संगठन को संदर्भित करता है जो आने वाली जानकारी की व्याख्या, भंडारण और बाद में पुनः प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित करता है। इसीलिए जो है स्मृति निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ सूचना को व्यक्ति की समझ और उसके पिछले ज्ञान और अपेक्षाओं के कारण जो है अनकोड और संग्रहित किया जाता है। इस तरीके से इन्होंने बताया है कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। यानी कि रचनात्मक कैसे है कि व्यक्ति जो है अपने जो मस्तिष्क के अंदर कुछ कुछ रचनाएं जो है वो बनाता रहता है कि अब ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। उसमें हमारे ज्ञान, लक्ष्य, प्रेरणा, वरीयता वो सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मृति सहायक को परिभाषित करें। स्मृति सहायक को परिभाषित करें। आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कोई योजनाएं सुझाएं। तो देख लेते हैं क्या है स्मृति सहायक। स्मृति सुधारने की रणनीतियां हैं। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। ऐसे ही एक योजना एक प्रकार से है गहन स्तर की प्रक्रिया में शामिल हो। यदि आप किसी जानकारी को अच्छी तरह याद करना चाहते हैं तो गहन स्तर की प्रक्रियाओं में शामिल हो। क्रैक और जो है लॉकहार्ट ने प्रदर्शित किया है कि जानकारी को उसके अर्थ के संदर्भ में संसाधित करने से उसकी स्थायी विशेषताओं पर ध्यान देने की तुलना में बेहतर याददाश्त मिलती है। गहन प्रक्रिया में जानकारी से संबंधित यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, उसके अर्थ पर विचार करना और उन तथ्यों को उसके संबंधों की जांच करना आदि शामिल होगा जिन्हें आप पहले से जानते हैं। इस तरह नई जानकारी आपके मौजूद ज्ञान ढांचे का हिस्सा बन जाती है और आपकी याद रखने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और इसमें इन्होंने यही बताया है कि बार बार अभ्यास किया जा सकता है। किसी भी टॉपिक को हमने लिया उसको अच्छे से याद करने के लिए दो व्यक्ति आपस में बैठ के जो है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, उससे जो अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं।
तथ्य बना सकते हैं, अपने अलग से उनकी जांच कर सकते हैं। मिलके इस तरीके से किसी भी चीज़ को याद करना आसान हो जाता है और हमारी जो है याददाश्त जो है वो बेहतर बनाने के लिए भी जो इन योजनाओं को उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है। ओके, तो आज का लेसन होता है हमारा ये कंप्लीट एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाती हूँ 8th लेसन और इसके जो है आपको इम्पोर्टेंट नोट्स एंड PDF जो है इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे गेनर एकेडमी की।